स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर फर्स्ट ही पढ़ा था साइंस का, प्रकाश का परावर्तन। तो कल हमने उसका एक पहला टॉपिक ही पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हुई भी होगी। अब उसका नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण। इसके अंदर गोलीय दर्पण होता क्या है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है, यानी कि कोई कांच का खोखला गोला होता है, उसका काटा गया भाग है। इसके एक तल पर पारे के कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल जो होता है परावर्तक तल होता है। ये रहा, इसके एक तल पे पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट हुआ है और दूसरा जो तल होता है ये वाला, ये परावर्तक तल होता है। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में भी देखो ये अंदर की साइड हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है, इसके एक तल पर पारे की कलई या फिर लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल होता है परावर्तक तल। अब बात आती है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब होते कितने प्रकार के हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है अवतल दर्पण और नंबर 2 होता है उत्तल दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। ये दबा हुआ तल देखो, इसमें अवतल दर्पण है, दबा हुआ तल अंदर की तरफ दबा हुआ धसा हुआ तल ये रहा, और इसके उभरे हुए तल पे क्या हो रहा है? पेंट हो रहा है, कलई हो रही है। तो ये इसमें जो परावर्तन होगा वो दबे हुए तल पे होगा, जो ये परावर्तक तल है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या होगा? वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। इसमें देखो दबे हुए तल से था, इसके अंदर उभरे हुए तल से परावर्तन होगा, ठीक है। तो परावर्तन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पर किस तरीके से परावर्तन होता है। तो ये था अभी गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण जो होता है इसमें क्या होता है? परावर्तन इसके दबे हुए तल पर होता है और इसके उभरे हुए भाग पे पेंट होता है। और उत्तल दर्पण जो होता है इसके अंदर उभरे हुए भाग पर परावर्तन होता है और दबे हुए भाग पर कलई या पेंट वगैरह जो होती है। आइए अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये तुम्हारा कांच का खोखला गोला है, इसी के अंदर मतलब जितनी डेफिनेशन है सारी इसी से पता चल जाएगा आप लोगों को। जैसे कि गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है, या फिर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखो पहले डायग्राम में देख लो क्या है। ये तुम्हें पता है, ये पूरा कांच का खोखला गोला है, इसका इतना पार्ट काटा गया है, इससे तुम्हारा क्या दर्पण बनाया गया है। ये अभी मैंने पीछे डेफिनेशन भी लिखवाई थी कि कांच के खोखले गोले से कटा हुआ भाग होता है जो तुम्हारा ये दर्पण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो देखो ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अब अवतल दर्पण में दर्पण का ध्रुव देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, ये परावर्तक तल है पूरा तुम्हारा, ये वाला ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये रहा दर्पण का ध्रुव और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो यही डेफिनेशन इधर से पता चल रही है और यही हमने लिखवाई हुई है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन देखो, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? देखो सिंपल सी बात है, कोई भी गोला है, गोले का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल बिंदु जो होता है वो केंद्र होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र क्या है? उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि खोखला गोला जो है तुम्हारा, उसका जो सेंट्रल बिंदु है यानी कि मध्य जो बिंदु है वही तुम्हारा वक्रता केंद्र कहलाएगा, और इसी का जो पार्ट है वो क्या है? तुम्हारा दर्पण है, ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जैसे नॉर्मली सर्कल होते तुम्हारे, गोले होते हैं, उनके अंदर त्रिज्या होती है, यानी कि केंद्र से मध्य बिंदु से जितनी भी लाइन खींच दी जाए वो त्रिज्या कहलाती हैं, ठीक है। तो उस गोले की त्रिज्या को दर्पण जिस गोले का भाग है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये रही तुम्हारी वक्रता त्रिज्या, ये रही, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी वक्रता त्रिज्या है इसको हम R से यानी कि कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाता है तुम्हारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है?
मुख्य अक्ष जो है तुम्हारी, जो गोले दर्पण है तुम्हारा, केंद्र से लेकर के यानी कि वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक, या फिर बोल सकते हैं वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तुम्हारी मुख्य अक्ष कहलाती है। देखो, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी ये 4 डेफिनेशन है, इससे आगे की डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं हम, देखिएगा। 5वीं डेफिनेशन क्या है? अभिलंब। अभिलंब मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि M1 से लेके जो M2 है ये जो अभिलंब है, ये डाला गया अभिलंब है इस दर्पण पे, ठीक है। तो देखो, गोले दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोले दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। यानी कि गोले दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोले दर्पण के उस बिंदु पर क्या होती है? अभिलंब होती है। ये वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जा रही है, दूसरे बिंदु से मिल रही है, तो उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? ये अभिलंब कहलाएगा। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य फोकस या फिर फोकस। अभी देखना जरा, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हम अवतल दर्पण में बता रहे हैं, ठीक है। गोले दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, यानी कि जो ये गोले दर्पण है, गोले दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित जो रेखाएं हैं, किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से होकर जाती हैं या फिर आती हुई प्रतीत होती हैं। कहने का मतलब है, जो ये रेखाएं डाली जा रही हैं, जो समांतर रेखाएं हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक तो ये आती हुई प्रतीत होंगी या फिर जाती हुई प्रतीत होंगी। अब तुम जो उत्तल दर्पण बनाओगे, उत्तल दर्पण में क्या होंगी? ये जाती हुई प्रतीत होंगी। तो जो किरणें होती हैं परावर्तन के पश्चात होती हैं, ये जो क्रिया होती है, तो ये जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। जो ये रेखाएं मिलती हैं, जहाँ पे जहाँ जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी या फिर जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होंगी, वो बिंदु जो होगा मुख्य फोकस कहलाएगा, ठीक है। आइए हम इसकी लास्ट परिभाषा पढ़ते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, ये अवतल दर्पण है क्योंकि इसके उभरे हुए पार्ट पे पेंट हो रहा है, ये M है, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव से, दर्पण का ध्रुव ये रहा P, और दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, यानी कि यहाँ से जो मुख्य फोकस होगा यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? हम फोकस दूरी बोलेंगे। इसको F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। F से, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। जो मुख्य फोकस दूरी जो होती है, जो स्मॉल f होता है, वो जो त्रिज्या होती है तुम्हारी, उसकी आधी होती है। जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है। तो ये मुख्य फोकस दूरी तुम्हारी हो गई। तो यहाँ पे आकर के आपकी गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं खत्म होती हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, ठीक है।